दोस्तों स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो ईवीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। सीटेट जनवरी 2023 एग्जाम के लिए दोस्तों इस वीडियो में हमने टॉप 120 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है, जो कि आपकी ईवीएस की टॉप 30 प्रश्नों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस को। आपसे क्या बोला है, झूम की खेती होती है। अब आपको बताना है कि झूम की खेती कहाँ होती है। क्या केरल में होती है, बिहार में होती है, मेघालय में या तमिलनाडु में? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि झूम की खेती होती कहाँ है। बात करते हैं दोस्तों झूम की खेती, ये भारत में पूर्वी उत्तर राज्य में होती है। कहाँ होती है? पूर्वी उत्तर राज्यों में होती है, जिनके नाम क्या क्या हैं। जैसे कि मैं कहूं मेघालय, मेघालय। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, बताइए? नागालैंड, नागालैंड। और एक आपका मणिपुर। ये इन तीन राज्यों में क्या होती है, झूम की खेती होती है दोस्तों। यह खेती एक अस्थायी खेती है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की। देखिएगा आपसे प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया? पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जो तल है उसके नीचे जो पत्थर जो पिघला हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बेसाल्ट कहते हैं, लोकोलिथ कहते हैं, लावा कहते हैं या मैग्मा कहते हैं। देखिए जब वो मैग्मा बाहर आ जाता है, जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो आग्नेय चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन अगर वो अंदर ही रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा ही कहते हैं। जो तरल जो होता है, लिक्विड में होता है, उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की। देखिएगा दोस्तों इसमें आपसे क्या बोला गया है? पृथ्वी की पपड़ी, यानी जो ऊपरली जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? पपड़ी। पृथ्वी की जो पपड़ी के में मुख्य रूप से शामिल है, ये आपको बताना है। क्या बॉक्साइट है, मैग्नीज है, सिलिका है या आयरन है? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिका हो जाएगा। इसका संकेत क्या होता है? SI। इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? सिलिकॉन होता है, जिसको हम मिट्टी भी कहते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। देखो इसमें आपसे क्या बोला है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? बताइए। स्फीयर कहा जाता है, पपड़ी कहा जाता है, आवरण कहा जाता है या केंद्र कहा जाता है? अब ये भी मैंने आपको बताया, पपड़ी कहा जाता है। और ये किसकी बनी होती है? SI यानी सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, ये आपको बताना है। जो सिलिकॉन की बनी होती है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा पृथ्वी की पपड़ी में कौन सी धातु ज्यादा पाई जाती है? जिंक पाई जाती है, जिसे आप Zn कहते हो। तांबा यानी Cu होता है, एल्यूमिनियम Al होता है और लोहा आपका फेरिक यानी Fe होता है दोस्तों। तो बताइएगा पृथ्वी की जो पपड़ी होती है उसमें सर्वाधिक यानी ज्यादातर जो धातु पाई जाती है वो आपकी एल्यूमिनियम होती है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है? जियोलाइट क्या है? बताइएगा जियोलाइट है क्या है? जियोलाइट एक प्रकार की धातु होती है जो ज्वालामुखी पहाड़ से निकलने वाली चट्टानों को कदराओं में पाई जाती है। यानी ज्वालामुखी से जो चट्टानें निकलती हैं और वहां ये पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, और ये क्या है ये आपको बताना है। ये क्या है? हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट, यानी आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनमें से क्या बनता है? बताइएगा। जब ये रूपांतरित होंगी तो इनमें से क्या बनता है? बताइए। क्वार्टजाइट बनता है, नाइस बनता है, संगमरमर बनता है या आपका स्लेट बनता है? बताइए क्या बनता है? इसका क्या बनता है दोस्तों? नाइस बनता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है।
निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शेल नहीं है, बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आग्नेय शेल नहीं है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा आग्नेय शेल नहीं है, बताइए। आग्नेय शेल आपका ग्रेनाइट भी होता है, बेसाल्ट भी होता है और ग्रेवो भी होता है, बट डोलोमाइट जो है ये आपका आग्नेय शेल नहीं है दोस्तों, बल्कि ये कैसा सेल है, अवसादी सेल है, अवसादी सेल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। संगमरमर की एक कार्यांतरित चट्टान है, ये आपको बताना है, बताइए। सैंडस्टोन है, चूने का पत्थर है, ग्रेनाइट है, ये आपका मिट्टी है, बताइएगा क्या हो जाएगा, चूने का पत्थर। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो इसमें सी है, बी है, वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका निर्माण कहां से होता है, अवसादी चट्टान से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अवसादी चट्टानों से होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। मैग्मा आप जानते ही हो, मैग्मा के ठंडे ऊपर घनीभूत हो जाने पर, घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार की शैलों का निर्माण होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया, जब मैग्मा जो है ज्वालामुखी से बाहर आ जाता है तो बाहर आने के बाद में वो आग्नेय शैल बन जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, बताइए। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, ये भी अभी अभी आपको मैंने बताया था। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, आग्नेय शेल है, क्योंकि इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी का जब मैग्मा बाहर निकलता है उससे इसका निर्माण होता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। संगमरमर किस प्रकार की सेल है, बताइए। संगमरमर जो है वो किस प्रकार की सेल है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अभी अभी आपको भी पढ़ाया था, कौन सी है, कार्यांतरित शेल है। तो आपका जो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। इसमें आपसे क्या कहा गया है, इनमें से कौन सी अवसादी सेल है, बताइए। अवसादी सेल आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी अवसादी सेल है, बताइए। देखिए सिलेट जो है आपकी कार्यांतरित शेल होती है, संगमरमर भी होती है और ग्रेनाइट, ये सारी क्या है, कार्यांतरित शेल है। इनका निर्माण कहां से होता है, इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है, लेकिन जो शेल है ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है जो आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अवसादी शेल क्या है, शेल है। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। इसमें आपसे कहा गया है, देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है, भूकंप मापा जाता है, बताइए। भूकंप जो है मापा जाता है, कमेंट करके मुझे बताइए। ये अब आपके वायुमंडल से रिलेटेड प्रश्न आने लगे हैं, बताइए। भूकंप मापा जाता है वो फोर्ट पैमाने में, डेसिबल पैमाने में, न्यूटन में और रिएक्टर पैमाने में, बताइए। देखिए डेसिबल में क्या नापते हैं हम, ध्वनि की तीव्रता नापते हैं, न्यूटन में एक बल को मापते हैं और रिएक्टर पैमाना जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता मापी जाती है, बताइए किसकी तीव्रता मापी जाती है। अभी अभी आपको पता है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें कितने अंक होते हैं, 0 से 9 डिजिट इतने अंक होते हैं दोस्तों इस पैमाने पर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। सुनामी का कारण है, बताइए। सुनामी का क्या कारण है जिसके कारण क्या होती है, सुनामी आती है। एक बहुत गर्म समुद्री धारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, पिघलता हुआ ग्लेशियर, समुद्री तल पर भूकंप। जब समुद्री तल पर भूकंप आता है तो क्या आता है, सुनामी कहते हैं उसे। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। सुनामी को अंग्रेजी में टी से स्टार्ट होती है, इसकी मीनिंग टी से स्टार्ट होती है, सुनामी। ये इसकी स्पेलिंग होती है, एस से नहीं होती, टी से होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। चक्रवात प्राकृतिक होता है, आप कहोगे ये भी नहीं होगा। सुनामी प्राकृतिक है, ये भी नहीं होगा। भूकंप प्राकृतिक है, ये भी नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट सर्किट में लगी आग ये प्राकृतिक नहीं होती, ये मानव निर्मित होती है।
तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए आपसे क्या बोला है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। बताइए कौन निरूपित करता है, इन भूकंप की तरंगों को हम किस यंत्र द्वारा पता लगाते हैं? बताइएगा, सीस्मोग्राफी द्वारा पता लगाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा पता लगाते हैं, टोमोग्राफी या पॉलीग्राफी? बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप क्या बोलोगे, सीस्मोग्राफी द्वारा भूकंप की तीव्रता का पता चलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। पृथ्वी की परत के भीतर हलचल, पृथ्वी की जो परत के भीतर जो हलचल के अध्ययन होता है, जो अध्ययन है इसके द्वारा किया जाता है। बताइए किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, भूवैज्ञानिक द्वारा किया जाता है, भूकंप वैज्ञानिक द्वारा, प्लेट विवर्तनिक द्वारा या सर्वमापलिक द्वारा? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। भाई पृथ्वी के अंदर होगा तो पृथ्वी के अंदर भूकंप ही आता है, तो भूकंप विज्ञान द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सुनामी, सुनामी नाम किसे दिया गया है? बताइए, भूकंप को, चक्रवात को, तरंग को या समुद्र के नीचे की तरंगों को? अभी अभी मैंने आपको बताया समुद्र के नीचे तरंगों का क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे देखिएगा क्या कहा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, बताइए वायुमंडल का ऐसा कौन सा स्तर है जो पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? बताइएगा, बताइएगा कमेंट करके कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों, बात करते हैं आपके समताप मंडल की, तो समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। लेकिन बात करें यहां पर प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, वो आपका क्या है, क्षोभ मंडल है दोस्तों। जो पृथ्वी तल के नजदीक है यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी मंडल में ज्यादातर मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, जैसे कोहरा है, बादल है, वर्षा है, आंधी है, तूफान है, मेघ गर्जन है, ओस है, ये सारे क्या है, इसी मंडल में आते हैं दोस्तों। जबकि वायुमंडल जो, हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ सही है, यही है। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी मंडल में ही वायुयान भी उड़ाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। वायुमंडल की कौन सी परत, वायुमंडल की कौन सी परत परावैंगनी किरणों यानी यूवीसी अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकती है? अभी अभी मैंने बताया कौन रोकती है, वायुमंडल की एक परत होती है और उस परत को क्या बोलते हैं, ओजोन परत कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ओजोन परत कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। और ये कहां पाई जाती है दोस्तों, ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों ओजोन परत की। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, O3 होता है। मौसम संबंधी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बताइए, एक ऐसा यंत्र है जो वायु दाब को मापता है यानी प्रेशर को मापता है, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। बताइए, बैरोमीटर, थर्मामीटर, सीस्मोग्राफ या हाइड्रोमीटर? थर्मामीटर आप सभी जानते हैं, सीस्मोग्राफ मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है। जबकि बात करें बैरोमीटर, ये वायु दाब को मापता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? बताइए, किन दो गैसों का विस्तार है या मिश्रण है, ये भी हम कह सकते हैं। बताइए, वायुमंडल में दो गैसें पाई जाती हैं सर्वाधिक, कौन कौन सी? एक आपकी ऑक्सीजन और दूसरी आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, इन दो गैसों का क्या है, ज्यादा विस्तार है, यानी इन जो गैस है ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। पृथ्वी के वातावरण की सतह, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? बताइए,
अभी अभी ये मैंने आपको पढ़ाया था, समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल को क्या कहा जाता है बताइएगा कमेंट करके। ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, मीसोस्फीयर कहा जाता है, या आइनोस्फीयर कहा जाता है? बताइएगा क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बताइए अधिकतर पेड़ पौधे कहां पाए जाते हैं? स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, जलमंडल पर, वायुमंडल पर, या प्रकाश मंडल पर? आप सब जानते हो स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है बताइए? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है ये कितनी प्रतिशत है बताइए? 20.95% है, 78.09% है, 21% है, या 0.03% है? बताइएगा कमेंट करके, कमेंट करके मुझे बताइए। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो लगभग कितनी है आपकी? 78.09% जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन की बात करें वो 21% पाई जाती है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। और प्रश्न नंबर देखो 28 में आपसे क्या कहा गया है? हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है, हवा का एक तीव्र जो समताप मंडल में बनता है, अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, उसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय समतापीय मंडलीय बादल कहते हैं। गलत, ए और बी होगा ही नहीं, और ये होगा नहीं। क्या होता है? ध्रुवीय भवंडर कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे क्या बोला? वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, या आपका ओजोन मंडल? बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? सब अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी में होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है? पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है? बताइए किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन? बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। हाँ, सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। नाइट्रोजन कितनी है? लगभग 78% है दोस्तों, 78% है। जबकि बात करें आपकी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहां लिख दे रहा हूं मैं, ऑक्सीजन कितनी है? 21% है दोस्तों। बात करें दोस्तों आर्गन की, जो आपकी आर्गन गैस है, यहां लिख दे रहे हैं, जो आपकी ऑर्गन गैस है, ऑर्गन है, ये कितनी परसेंट है दोस्तों? ये 0.93% है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अभी मैंने आपको बताया 0.03% है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे पौधे हरे होते हैं? बताइए, यानी पौधों का जो हरा रंग है वो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा, एंथोसाइनिन के कारण होता है, कैरोटीनॉइड के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है, या क्लोरोफिल के कारण होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल को और कई नामों से जाना जाता है, जिसको हम पर्णहरिम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पर्णहरिम, और हरित लवक भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? हरित लवक, इसके नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये क्या करता है? यह एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है, और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायित्व होता है पेड़ पौधों के लिए, जिसके कारण पेड़ पौधों की हरी पत्तियां होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मानवीय गतिविधियां का मतलब क्या हो गया, ऐसी गतिविधियां जो मानवों के द्वारा होती हैं वह क्या मानवीय गतिविधियां कहलाती हैं, जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। यह आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है, क्या दिया गया है, एरोसोल केन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप या ये सभी। बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एरोसोल केन का प्रयोग, ये केमिकल होता है, इसका प्रयोग करना, वनों को जलाना और कृषि के क्रियाकलापों से क्या है हस्तक्षेप करना, तो ये भी क्या है जलवायु परिवर्तन का एक उदाहरण है और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है मानवीय गतिविधियां। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको सिर्फ एक वर्ड आपको देखना है इसमें, ठीक है। यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल, अब बायोडीजल आ गया तुरंत आपको जेट्रोफा लगा देना है और कुछ नहीं करना है, उत्पन्न के लिए जानी जाती है, जेट्रोफा उत्पन्न के लिए जानी जाती है। कॉपर लीफ होगा नहीं, ठीक है दोस्तों, कैंडल नट ट्री होगा नहीं, सर्पगंधा होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी, यानी इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक जो है वो जड़ी बूटियों की रानी है, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व बहुत ज्यादा है। इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है, यानी इसका वनस्पति जो नाम है वो क्या है, ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है, तो बताइएगा कमेंट करके कि इसको सामान्यतः इस नाम से जाना जाता है। बताइए अजवाइन का फूल, अजवाइन की आपके पूजा करते हो, नहीं करते हो, रोजमेरी की करते नहीं हो, धनिया की करते नहीं हो, क्या तुलसी, तुलसी माता की आप पूजा नहीं करते हो, ज्यादातर सबके घरों के आंगन में क्या तुलसी माता का पेड़ लगाया भी जाता है, तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अब शहरों में तो खैर नहीं है लेकिन गांव में अब भी लगता है। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, यानी जो स्वच्छ जो जल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ताज जल, पीने योग्य जल, आशुद्ध जल या नल का पानी, बताइए क्या बोलेंगे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीने योग्य पानी बोलेंगे, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों और दोस्तों एक बात बता दें कि जल का आपका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O, क्या होता है, H2O होता है। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। वर्ष 84 की भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से कौन सी गैस के रिसाव के कारण हुई थी। अब 1984 तो दे दिया लेकिन ये दिन कौन सा था, 2-3 दिसंबर की रात, 2-3 दिसंबर की रात को क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ये गैस थी इसका रिसाव हो गया था और इसके कारण काफी लोगों की जान गई थी और काफी लोग घायल भी हो गए थे। और ये जो भोपाल गैस त्रासदी थी और इस कंपनी का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। भोपाल की बात करते हैं दोस्तों, ये आपकी एमपी की राजधानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता होगा कब मनाते हैं, 5 जून को, 2 दिसंबर को, 16 सितंबर को या 11 जुलाई को। बात करते हैं दोस्तों 11 जुलाई को, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, ये आपका 11 जुलाई को मनाते हैं। दोस्तों 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस, क्या मनाते हैं दोस्तों, ओजोन दिवस मनाते हैं। दोस्तों और ओजोन है, ये जो ओजोन परत है ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। लेकिन आपसे पूछा पर्यावरण दिवस, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एम एस स्वामीनाथन है। अब बताना एम एस स्वामीनाथन जो है इनमें से किससे संबंधित है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा एम एस स्वामी जो नाथन है ये इनमें से किससे संबंधित है, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक से, पत्रकार से, पक्षी वैज्ञानिक से या कृषि वैज्ञानिक से। ये हरित क्रांति के कौन है, जन्मदाता है।
तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है हरित क्रांति, हरित यानी कृषि, तो आपका ऑप्शन जो दोस्तों सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों ये हरित क्रांति क्या, हरित क्रांति लिख दे रहे हैं पहले यहाँ, हरित क्रांति, हरित क्रांति के कौन है, ये जनक है दोस्तों। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी ये भी आपको बताना है, कब हुई थी, 1966 से 67 के बीच में हुई थी इसकी शुरुआत। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ये कहाँ स्थित है। भारतीय वन्य संस्थान, इसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय वन्य संस्थान, ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। अहमदाबाद में है, न्यू दिल्ली में है, कोयम्बटूर में है या देहरादून में है, तो बताइएगा। तो आप बोलोगे कहाँ है, आपका देहरादून में स्थित है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और जो इसकी स्थापना है ये कब हुई थी, 1982 में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, तो सभी भाई बहन एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसको सोख लेते हैं, यानी किसका अवशोषण कर लेते हैं। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन का मतलब ही क्या होता है कि उत्पन्न करना होता है, और सोखने का मतलब अवशोषण करना होता है। तो बताओ किसको सोखते हैं, बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को। देखिए आप जानते हैं ये आपका कोई सपोज डेट ये पेड़ है, ये पेड़ है, और ये एक मनुष्य है, ये एक मनुष्य है, तो ये क्या करेगा, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो पेड़ पौधे इसको एब्जॉर्ब करेंगे यानी सोख लेंगे, जबकि ये ऑक्सीजन देगा और मनुष्य क्या होगा, उस ऑक्सीजन को सोख लेंगे यानी ले लेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, बताइएगा। अपशिष्ट का मतलब जो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, इन सभी ये सभी इसमें क्या अपशिष्ट में आ जाते हैं। अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, जो मृत होते हैं, जो मृत होते हैं, मृत वक्षी जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें वो खा जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृत वक्षी, क्योंकि जो मृतकों को खाएंगे वही वक्षी होंगे, मृत वक्षी, और मृत वक्षी क्या है, एक अपशिष्ट उत्पाद है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। देखिएगा इसमें आपसे बोला, तप्त भौम जल, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तप्त का मतलब क्या होता है, गर्म, और गर्म जो भूमि का जल होता है इससे कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है ये आपको बताना है। तो बताइएगा किससे होती है, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। देखिए नाभिकीय ऊर्जा होगा नहीं, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, और जो जल से ऊर्जा बनाई जाती है वो विद्युत ऊर्जा होती है, लेकिन विद्युत की कोई बात ही नहीं कही है, तो क्या हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। इसमें बोला 16 घास स्थल जो है वो कहां पाए जाते हैं ये आपको बताना है। जो आपके 16 घास स्थल हैं ये कहां पाए जाते हैं, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कहां पाए जाते हैं। हिमालय में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पे, पूर्वी घाट पे, या विंध्याचल पर्वत की तरफ पाए जाते हैं। तो हिमालय की बात करते हैं दोस्तों, हिमालय की यानी माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। और हाँ दोस्तों एक बात और, ये कहाँ स्थित है, ये नेपाल में स्थित है, और नेपाल में इसको सागर माता कहते हैं। जबकि बात करें 16 घास के मैदान, ये आपके कहाँ है, पश्चिमी घाट की तरफ स्थित है, यानी पश्चिमी घाट की तरफ पाए जाते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14, भारत में पेलिकन पक्षी कहां प्रजनन करते हैं। भारत में जो पेलिकन पक्षी है ये कहां प्रजनन करते हैं ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो प्रजनन करते हैं ये कहां करते हैं, बताइए। कोई कार्य बेलूर में करते हैं, नेयल आपटू में करते हैं, या कुंथन कुलम में करते हैं, ये सभी। तो आपको ये ध्यान में रखने पड़ेंगे दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इन सभी क्या है, इन सभी जगह पर ये क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं दोस्तों, और निवास भी यहीं करते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। मिनी माता रोग मछलियों से होता है, लेकिन मछलियों में क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा, जिससे क्या हो जाता है, ये रोग हो जाता है मिनी माता।
तो बताइए। और ये सबसे पहले रोग कहाँ देखा गया था? जापान में देखा गया था। जापान में एक स्थान है मिनीमाता, वहां पर ये सबसे ज्यादा इसके पेशेंट देखे गए थे, इसीलिए वहां उसी के जहां पर पहली बार पाए जाते थे उस वहीं पर क्या है इसका नाम रख दिया मिनी माता। तो बताइए आप कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे मछली में ज्यादातर क्या पाया जाएगा? HG होगा। तो ये क्या हो जाएगा? HG की अधिकता के कारण मिनीमाता रोग हो जाएगा। और HG क्या है? पारा। क्या है दोस्तों? पारा है दोस्तों। इसका दूसरा नाम क्या है? मरकरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मरकरी। मैं अच्छी तरीके से लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा? मरकरी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये आपको बताना है ओजोन परत। ओजोन परत कहां पाई जाती है? तुरंत आपको पता होना चाहिए, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अधिकता हास्य, हास्य का मतलब क्या होता है? कमी। कमी का मतलब नुकसान में किस पर हुआ है बताइए? क्या भूमध्य रेखा पर हुआ है, उत्तरी ध्रुव पर हुआ है, दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा जो आपका हास्य है ये कहां हुआ है? ओजोन परत का। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ओजोन परत का हास्य सबसे ज्यादा कहां हुआ है। बात करते हैं ओजोन दिवस की दोस्तों। ओजोन दिवस जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव पर क्या है सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। इसमें आपसे क्या बोला गया है? इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ये आपको बताना है। यानी इनमें से कौन सा भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश था, ये आपको बताना है। हीरालाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, या SR दास? ये आपको कमेंट करके बताना है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है कि इनमें से कौन था, और ये आपको बताना है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, ये भी आपको बताना है। तो बताइएगा इनका कार्यकाल कब तक रहा गया था और ये कहां पर कार्यरत थे। तो बात करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये कहां पर कार्यरत थे? मुंबई में। कहां पर थे दोस्तों? मुंबई में थे। और इनका कार्यकाल कितना था? 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 से 6 जनवरी 6 जनवरी नहीं, नवंबर 6 नवंबर 1951 तक क्या है इनका कार्यकाल था दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या बोला गया है देखिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। विलुप्त के करीब जीव से, नदियों के प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, या वायु प्रदूषण से। रेड डाटा बुक की बात करते हैं दोस्तों, तो रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, IUCN जारी करता है दोस्तों। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो है इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। और ये जो है क्या जारी करता है? विलुप्त के करीब हो रहे जीवों की सूची जारी करता है दोस्तों। और इसी का नाम क्या है? रेड डाटा बुक के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। इसमें आपसे क्या बोला है? इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? यानी ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। मालिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, यास्मीन अबरार। बताइएगा कमेंट करके कि इनमें से कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, ये आपको बताना है वर्तमान में। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये कौन है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये इनकी जो कब से बनी हुई है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रेखा शर्मा। और ये कब से बनी है? 7 अगस्त 2018 से क्या है ये बनी हुई है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। इसमें क्या बोला है? लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? बताइए, लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक है किसके द्वारा बुलाई जाती है या आहूत की जाती है, ये आपको बताना है।
बताइएगा कमेंट करके। ऑप्शन ए संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा का सभापति द्वारा। तो बताइएगा कमेंट करके कि आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर इसमें से क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि इसकी जो बैठक है ये कौन आहूति करता है। इसका मुझे आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए। कमेंट करके क्या संसद करता है, राष्ट्रपति करता है। आपको मैं एक बात बता दूं कि राष्ट्रपति ये बताओ, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, इसमें आपसे बोला संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ये आपको बताना है। ये भाग के नाम दिए गए हैं, क्या तीसरा भाग है, नवा भाग है, छठवां भाग है या चौथा भाग है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवा हो जाएगा। यानी भाग 9 में क्या कहा गया है, इसके प्रावधान दिए गए हैं पंचायती राज्य के। और अनुसूची कौन सी है, अनुसूची 12 अनुसूची के अंतर्गत है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 12 अनुसूची। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इसमें आपसे क्या बोला है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, ये आपको बताना है। जो 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो किससे है, क्या राष्ट्रपति की शक्तियों से है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है, शहरी स्थानीय स्वशासन से है, या संसद की शक्तियों से है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कमेंट करके कि इसका संबंध जो है वो किससे है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका संबंध जो है वो किससे है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से क्या है, इसका संबंध है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी गैस है, अगर वो वर्षा के पानी में घुल जाएगी तो वर्षा का जो पानी होगा वह अम्लीय हो जाएगा और अम्लीय वर्षा हो जाएगी। तो बताइएगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र होता है H2O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी NO होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 होता है। तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर गैस जो है वर्षा के पानी में मिल जाती है तो मिलने की वजह से क्या हो जाता है, एसिड रेन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। इसमें आपसे क्या बोला, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है, ये आपको बताना है। यानी भारतीय संविधान में विधि का शासन का जो विचार है ये कहां से लिया गया है, स्विट्जरलैंड से लिया गया है, अमेरिका से, इंग्लैंड से या आयरलैंड से, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा विधि का शासन कहां से लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में नॉलेज दे दूं दोस्तों कि स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अमेरिका से क्या लिया गया है, इंग्लैंड से क्या लिया गया है, और आयरलैंड से क्या लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिए गए हैं दोस्तों, नीति निर्देशक। नीति जो निर्देशक जो तत्व है ये कहां से लिए गए हैं, ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। बात करते हैं दोस्तों इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड से क्या लिया गया है, आपका विधि का शासन लिया गया है। यहां लिख दे रहा हूं, विधि का शासन। विधि का शासन का जो शासन है ये लिया गया है। अमेरिका की दोस्तों बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, आपके अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार के साथ साथ संविधान का सर्वोच्चता प्रस्तावना भी कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड से कुछ नहीं लिया गया है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में IUCN का क्या है, मुख्यालय है, ये आपको पता होना चाहिए, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 25। और प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, बताइएगा। लोकसभा के चुनाव के लिए होने वाली जो अधिसूचना होती है उसे कौन जारी करता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। कौन करता है, गृह मंत्रालय करता है,
भारत का निर्वाचन आयोग करता है, राष्ट्रपति या लोकसभा का सचिवालय? देखिए चुनाव की बात हो रही है तो निर्वाचन ही आयोग करेगा, तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? यानी लोकसभा पे जब कार्यवाही होती है तो उसका जो पहला घंटा लगता है उसको क्या बोलते हैं? बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या शून्यकाल बोलते हैं, शून्यकाल बोलते हैं, सार्वजनिक काल बोलते हैं, विशेषाधिकार काल बोलते हैं, या प्रश्नकाल बोलते हैं? बताइएगा। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आप कहोगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल कहा जाता है। जब लोकसभा में जब कोई भी कार्यवाही होती है तो जो प्रथम घंटा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल कहा जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। इसमें क्या बोला है? वर्षा जल संग्रहण क्या है, ये आपको बताना है। यानी वर्षा जल जो संग्रहण है ये क्या है? बताइएगा कमेंट करके। पानी का वितरण है, प्रयुक्त जल का संग्रह एवं भंडारण है, वर्षा का जमाव एवं भंडारण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए वर्षा का जल संग्रहण, संग्रहण का मतलब ही क्या होता है? इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने का मतलब ही क्या हो गया? भंडारण हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी भंडारण हो रहा है लेकिन यहाँ जल का हो रहा है, बात हो रही है वर्षा के जल की, इसीलिए ऑप्शन जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। देखिएगा इसमें आपसे बोला भारतीय गैंडा कहाँ कहाँ जो है संरक्षित है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भारतीय जो गैंडा है ये कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में, बताइएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, या काजीरंगा नेशनल पार्क में, या गिर नेशनल पार्क में? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए मैं आपको बता दूं जो आपका गिर है, ये गिर जो है ये कहाँ है? आपका गुजरात में है दोस्तों। कहाँ है? गुजरात में है दोस्तों। और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये कहाँ है? आपका असम में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? असम में स्थित है। बात करते हैं जिम कॉर्बेट की। ये आपका यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है, और ये उत्तराखंड में तो स्थित है लेकिन ये किसके लिए जाना जाता है ये भी आपको बताना है। बताइए ये उत्तराखंड में है, किसके लिए जाना जाता है? पांडा के लिए, पांडा के लिए जाना जाता है और हाथी के लिए जाना जाता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में क्या बोला? निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का संबंध सही है? अब आपको सही संबंध आपको बताना है, तो आप बताइएगा इसमें से सही संबंध कौन सा है? बताइएगा। यानी ऊर्जा का प्रवाह जो है का जो संबंध है, ऊर्जा का प्रवाह संबंध ये किसने दिया था ये भी आपको बताना है। बताइए किसने दिया था ये आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इसका नियम क्या है? इसको हम 10% का नियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है आपको बताना है। उपभोक्ता तो आएगा नहीं, अपघटक होगा नहीं, पहले क्या आएगा? उत्पाद, उत्पाद के बाद में उपभोक्ता। यहाँ अपघटक है इसलिए गलत है, ऑप्शन जो आपका ये है वो करेक्ट है। पहले क्या होगा? उत्पाद होगा, उत्पाद के बाद उपभोक्ता आएगा, उपभोक्ता के बाद क्या होगा? अपघटक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो दोस्तों आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में अधिक मात्रा में पाई जाती है? बताइए कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, या मीथेन। एक और होती है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सारी क्या है? आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों। तो कौन सी जो है गैस है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है ये आपको बताना है, ग्रीन हाउस गैस। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या बोलोगे आप? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और कितनी परसेंट पाई जाती है? 0.04% पाई जाती है ग्रीन हाउस गैस। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये वाला जो दोस्तों ये प्रश्न है ये आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है। जैसे कि मैं आपको बता दूं ये रीट में भी आया हुआ है, सीटेट में भी आया हुआ है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपसे कहा गया है कि एकल परिवार। तो पहले मैं आपको बता दूं जो आपके परिवार होते हैं, जो परिवार होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका एकल परिवार होता है और दूसरा आपका दोस्तों संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, अब एकल परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ठीक है, ये सब लोग इसमें शामिल होते हैं। तो ये आपको बताना है एकल परिवार से तात्पर्य है। अब आपको बताना है कि एकल परिवार से क्या तात्पर्य है।
वर्ष 1950 के बाद बना परिवार एकल परिवार है। परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों ये एकल परिवार है, ये वाला राइट है दोस्तों। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे माता पिता एवं दादा दादा, अगर ये वाला ऑप्शन होता दोस्तों तो ये संयुक्त परिवार का दोस्तों ऑप्शन है, तो ये संयुक्त परिवार का हो जाता है। केवल पति पत्नी ये रॉन्ग हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, यह कथन किसका है, यह आपको बताना है। ठीक है, सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। बताइएगा ये वाला राइट है क्या, आप बोलोगे ये भी नहीं है। सत्य नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं, बच्चे तो जैविक होते ही हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सत्य नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, ये वाली बात ठीक है। तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, परिवार को एक ही रूप में एक ही प्रकार का वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, परिवार जो है वो कई प्रकार के होते हैं, तो ये वाला राइट हो जाएगा। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार, ये रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर थर्ड की। चलिए ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इसका जवाब दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा। बच्चों का सामाजिकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त करता है, ये आपको बताना है कि बच्चा जो होता है वो सामाजिकरण का पहला जो पाठ होता है वो कहां से प्राप्त करता है या होता है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कहां से होता है, परिवार से होता है, विद्यालय से होता है, सांस्कृतिक केंद्र से होता है या धार्मिक केंद्र से होता है। तो परिवार जो है वो समाज के बारे में जो भी सब सीखता है वो कहां से सीखता है, वो आपका परिवार से सीखता है दोस्तों। और पहली शिक्षिका कौन होती है दोस्तों, उसकी माँ होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। देखिएगा 4 वाले में आपसे क्या कहा गया है, प्राथमिक सामाजिकरण है। बताइएगा शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोर अवस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। तो 4th वाले का राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से बच्चे सीखते हैं, तो ये आपका क्या है, प्राथमिक सामाजिकरण है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। बताइएगा कमेंट करके। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज एवं बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही है। बताइए एकल परिवार में दहेज प्रथा लेना सामान्य बात है, क्या लेना चाहिए, तो आप बोलोगे ये तो गलत हो गया। बाल श्रम सामान्य बात नहीं होनी चाहिए, बालकों से श्रम कार्य नहीं करवाना चाहिए। दहेज और बाल श्रम ये क्या है, सामाजिक बुराइयां हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो इसका 5 वाले का आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। कमेंट करके बताइएगा भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। भारत में पहले क्या होता था कि बाल विवाह करा देते थे बच्चों की, 12 से 14 साल की आयु में उनका विवाह हो जाता था, लड़कियों का और लड़कों का भी। तो ये जो है एक तरीके का क्या है, गैर कानूनी अपराध है दोस्तों, ये कानूनन अपराध है। तो इस पर क्या है, एक अधिनियम तैयार किया गया, ये आपको बताना है कि किस वर्ष तैयार किया गया और कब से लागू हुआ। तो आपको मैं बता दूं पारित कब हुआ था दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा। 2006 में, 2008 में, 2011 में या 1997 में। तो ये पारित दोस्तों 2006 में हुआ था, बट ये लागू कब हुआ था, ये लागू हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 2007 से ये क्या हो गया था, लागू हुआ था दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। बताइएगा इनमें से कौन सी एक विशेषता है जो परिवार की नहीं है, ये आपको बताना है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, यानी पत्नी पत्नी या दादा दादी, चाचा चाची, ये क्या है, 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, तो ये वाली बात तो वही सही है। ठीक है, तो ठीक है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती हो, ये जरूरी नहीं है कि सबकी की आय अलग अलग जमा होगी। वे समान आवास एवं समान भोजन, सामाजिक क्रियाओं
का उपयोग करते हैं, ये भी सही बात है। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, ये भी ठीक है, बट गलत कौन सा है आपका, ये वाला हो जाएगा, जो आपका बी है दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ये वाला प्रश्न जो है वो कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, टेपियोका आ जाए तो आपको तुरंत केरल लगा देना है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का लोकप्रिय भोजन है, केरल का है दोस्तों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। केरल में ही दोस्तों नावों की रेस होती है, नावों की रेस कहाँ होती है, केरल में ही होती है। और केरल में ही आपका क्या है, जो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपका कहाँ है दोस्तों, केरल में ही है दोस्तों। तमिलनाडु का जो महत्वपूर्ण नृत्य है वो क्या है, बिहू है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बिहार में मधुबनी चित्रकारी होती है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपकी CO2 होती है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये आपकी ये लिखी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा कौन सा है दोस्तों, मीथेन भी है, ठीक है। तीसरी क्या है, जलवाष्प भी है। एक और होती है दोस्तों, वो आपको बताना है CFC होती है, यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये आपकी फ्रिज AC वगैरह से निकलती है। एक और होती है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तीन ए रही और ये ए रही, ठीक है। तो आपका ये तीनों तो लगा नहीं सकते, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं बताइएगा। पीने योग्य पानी कहते हैं, आशुद्ध जल कहते हैं, ताजा जल कहते हैं, या नल का पानी कहते हैं। तो बताइएगा जो पीने का जो पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। उसको हम बोलते हैं दोस्तों पीने योग्य पानी। क्या बोलते हैं दोस्तों, पीने योग्य पानी बोलते हैं दोस्तों। जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं। हाँ, हमारी पृथ्वी पर 0.65% पानी जो है वो पीने के योग्य है। 0.65 जो परसेंट है, इतना परसेंट पीने के योग्य पानी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब आपको बताना है कि अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है मछली के अंदर जिससे मिनी माता रोग हो जाता है। तो बताइएगा 11 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। क्या आर्सेनिक होगा, पारा होगा, कैडमियम होगा, या उपरोक्त सभी होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। पारा को हम मरकरी भी कहते हैं दोस्तों। मरकरी और मिनी, इस ट्रिक से भी आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों। और मरकरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, Hg होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता दे रहा हूं। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या, पारा या मरकरी पाया जाता है। इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें हाथ, पैर, मुंह जो है इनका ज्यादा संवेदनशील जो भी हड्डियां थी उनमें क्या है, ये रोग दिखाता दोस्तों, ठीक है। और ये सबसे पहले कहां दिखाता दोस्तों, ये जापान में दिखाता है। और जापान में किस जगह, एक मिनी माता एक जगह है, वहां ये रोग सबसे पहले देखा गया था, और उसी जगह के नाम पे ही इस रोग का नाम रख दिया मिनी माता रोग, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। 12 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है, बताइएगा। इनमें से कौन सा प्रसारित रोग नहीं है, यानी जल से प्रसारित नहीं होता। तो बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हैजा भी जल के कारण होता है, टाइफाइड भी होता है, हेपेटाइटिस भी होता है, लेकिन ट्यूबरोक्लोसिस ये जो है आपके जल से नहीं होता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में बताइएगा एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। जो एक दूसरे से क्या हो, कनेक्टेड हो, उसको क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, यानी खाद्य जाल कहा जाता है। जो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पृथ्वी का कितना भाग जल से
ढका हुआ है। और जल की बात आती है दोस्तों, तो पूरी पृथ्वी पर कितना परसेंट पानी है? 100% पानी है दोस्तों। और 100 में से महासागरों यानी समुद्र में कितना है आपका? 97% जो है दोस्तों, ये आपका समुद्र का पानी है, जिसे आप महासागर के नाम से भी जानते हैं। 2% पानी जो है, जो आपका 2% पानी है, ये बर्फ से जमा हुआ है ग्लेशियर में। और जो 1% जो पानी है दोस्तों, ये आपका पीने योग्य पानी है दोस्तों, जिसको आप पी सकते हो। ठीक है, जो इसको आप पी सकते हो, उपयोग में लेके आ सकते हो। तो आपसे यहाँ क्या कहा गया है? कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो कितना भाग जल से ढका हुआ है आपका? 3/4 ढका हुआ है। यानी जो आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों, वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर 71% जल है दोस्तों। ठीक है, और 71% का 100% का ये आपको मैंने बता दिया है। 100% में से भी, यानी 71 का 100% जो है, तो उसमें से 97% आपका समुद्र में है, 2% बर्फ में है, और 1% पीने योग्य है दोस्तों। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। आई रोग जल में किस धातु के घुलने से होता है? देखिए, पारे की बात करते हैं। पारा यानी जो मरकरी है, ये घुल जाता है तो आपको मिनीमाता रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों। कैडमियम के कारण होता है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कैल्शियम के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं दोस्तों। क्या हो जाता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 का मुझे राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि प्रश्न नंबर 16 का आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिएगा, प्रश्न नंबर 16 में आपसे क्या कहा गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है, पढ़िएगा पहला। इसमें आपसे कहा गया है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है और बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? तो बताइएगा, वह जो है कौन है, बताइएगा। और जो दूर दूर तक क्या है, ध्वनि की आवाज सुन लेता है, यानी कंपन के द्वारा सुन लेता है, और इसकी जो आवाज है वो 3 किलोमीटर दूर तक इसकी दहाड़ने की आवाज जाती है। आप समझ गए होंगे वो कौन है? आपका बाघ है दोस्तों। विश्व बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्लॉथ की बात करते हैं दोस्तों, यह दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियां खाता है दोस्तों। यह अच्छा एक तैराक भी है, और ये 17 घंटे तक पेड़ से उल्टा लटक के सोता है दोस्तों। तो आपका इसका राइट क्या हो जाएगा? जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों, इस जो टेबल दी गई है, इसमें आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा, क्या बोला गया है? कॉलम 1 तथा कॉलम 2 का आपको क्या करना है? मिलान करना है दोस्तों। और मिलान में जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम नीचे से। जो दर्जन जो चिड़िया होती है, ये क्या करती है? 2 पत्तों को सिलकर, यानी अपने चोंच से सिल करके क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। तो झाड़ी पर 2 पत्तों को नुकीले सीकर, यानी सीकर क्या है? घोंसला बनाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा, यानी जो तीसरे का जो है, जो डी वाले का है, वो थर्ड होगा। अब डी वाले का थर्ड तो सब में दिया हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता। और आगे पढ़ते हैं, और आगे देखते हैं। शक्कर खोरा की बात करते हैं, कोयल की बात करते हैं। वह अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता, कोए के घोंसले में अंडा देती है। जो कोयल जो होती है वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाएगी, बल्कि कोए द्वारा बनाया गया घोंसला होगा, उसमें अंडे देगी। ठीक है दोस्तों, तो आपका बी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अब बी का पहला किस में दिया हुआ है, ये आप देख लो। अब बी का देखो, पहला जो है बी का, इसमें दूसरा दिया हुआ है, ये क्रॉस हो गया ऑप्शन। बी का फोर्थ है, ये भी रॉन्ग हो गया। बी का सेकंड है, ये भी रॉन्ग हो गया। बी का पहला जो है, यानी आपका जो डी है दोस्तों, वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों, शक्कर खोरा की बात करते हैं दोस्तों। जो शक्कर खोरा जो है, यानी जो आपका सी वाला जो ऑप्शन है, उसका क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ए का तो मैंने फोर्थ बता दिया कि ए का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ये रहा देखो, ए का फोर्थ हो गया, और इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ए का फोर्थ क्या कहता है शक्कर खोरा का? कि छोटे पेड़ की डाली पर लटका हुआ घोंसला, जिसमें बाल होंगे, बारीक घास होगी, पतली टहनियां होंगे, और सूखे पत्ते या कपड़ों के चीथड़ों से क्या है? अपना घोंसला बनाती है। जबकि बात करते हैं दोस्तों कलचड़ी की, यह सड़क के किनारे जो पत्थर होते हैं उनके बीच अपना घोंसला बनाती है। पौधों की टहनियां और बाल रुई बिछी हुई होती है दोस्तों। तो ये जो है इसके बारे में राइट ऑप्शन था दोस्तों, जो मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। इनमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है दोस्तों। तो मेरे जितने भी भाई बहन लाइव देख रहे हैं वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों।
बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18। और हाँ दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बहनों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे लिखिएगा अमित क्लासेस आगरा, और वहां पर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों। 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। यानी ये 3 आपको ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में 3 पार्ट है, उनमें से बताना है कि इनमें से किसमें लौह तत्व होता है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। 4th वाले का मुझे, वो 18 वाले का आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। लौह तत्व में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बंद गोभी में होता नहीं है, और प्याज में होगा नहीं, और टमाटर में होता नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पालक में भी दोस्तों आयरन पाया जाता है, गुड़ में भी पाया जाता है, और आंवले में भी पाया जाता है। आंवले में विटामिन सी भी पाई जाती है दोस्तों, जो आपकी विटामिन सी है ये आपकी आंवले में भी पाई जाती है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 का आप मुझे राइट आंसर बताइएगा क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसमें हम बात करते हैं कि आपसे क्या कहा गया है कि एक कार, ये क्या है दोस्तों, कार है दोस्तों, एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी को, यानी जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 1512 किलोमीटर है दोस्तों, और उसको 28 घंटे में तय करती है। यानी टाइम आपको कितना दिया गया है, 28 घंटे दिए गए हैं, इतने घंटे में कवर करती है। तो इस कार की औसत चाल आपको बतानी है कि क्या होगी, तो बताइएगा औसत चाल क्या होगी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम दोस्तों। तो आपको इसकी वैल्यू रख देनी है, तो आप जब वैल्यू रखोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, यानी आप रखोगे 1512 और उसमें भाग दोगे 28 का, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूं 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा दोस्तों। बट 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें दिया नहीं है, इसमें मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, 5/18 से क्या कर दोगे, इसमें गुणा कर दोगे, यानी 54 इंटू 5/18, तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। और 18 से जब इसको करोगे दोस्तों तो 18 तिया 54 होगा, और 3 पंजे 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड जो है आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन जो बी है उसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, एक जो नंबर है आपका इस वाले प्रश्न से आता ही आता है, तो इस क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी तरीके से दोस्तों करके जाए एग्जाम में। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 का मुझे राइट आंसर बताइएगा कि जो 20 का राइट आंसर है वो क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 20 वाले का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा 20 वाले का राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से 3 राज्यों को चुनना है, जो 3 राज्यों के उस समूह को चुनना है जो समुद्री तट जो है इनके, जिसके समुद्री तट जो है वो कहाँ है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। अब आपको ये बताना है कि बंगाल की खाड़ी किधर होती है, ये भी आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। तो इसको करने से पहले इसका जो मैप है वो आप पहले एक बार देख लो। तो दोस्तों मैप क्या कहता है, ये देखिएगा कौन कौन से जो राज्य हैं भारत के वो बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। तो इधर आपकी क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन से, एक तो आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल जिसे कहते हैं। तो ये 4 जो हैं आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित जो राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों अब कौन कौन से हो जाएंगे इनमें से आपके राइट आंसर। देखिएगा मैं आपको बता दूं, असम होगा नहीं, अभी भी मैंने आपको बताया, गुजरात है नहीं है, और केरल है नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है, उड़ीसा भी है, और एक और है पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, क्या है, पश्चिम जो आपका बंगाल है ये भी उधर ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 जो है राज्य हैं ये आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित हैं दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 का मुझे राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा। 21 वाले का राइट आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा। कि कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है, यह भारत के किस शहर, यानी कहने का मतलब यह है कि कन्नौज जो है, कन्नौज शहर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी कौन सा जिला है ये आपको बताना है। क्या उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज, उत्तराखंड का है, गुजरात का है, या महाराष्ट्र का है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो कन्नौज जो है वो इत्र के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये आपको बताना है कि ये कहाँ स्थित है दोस्तों।
तो बताइएगा ये कहाँ स्थित है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो कन्नौज जो है इत्र के लिए प्रसिद्ध है और ये भारत में उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों, जो केदारनाथ मंदिर है दोस्तों, केदारनाथ जो मंदिर है ये आपका कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। वहीं बात करते हैं दोस्तों सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर दोस्तों ये कहाँ स्थित है ये भी आपको बताना है। ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों। और गेटवे ऑफ इंडिया ये आपका कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। अब प्रश्न नंबर 22 में क्या बोला गया है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा आपको बताना है। भारतीय त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पूर्णिमा शब्द है ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। पूर्णिमा का दिन प्रत्येक मास में आता है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको मैं पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो पूर्णिमा के दिन इनमें से कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो शिवरात्रि नहीं मनाई जाती और ना ही दिवाली मनाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, तो इनमें से ना ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो आपकी होली मनाई जाती है पूर्णिमा को, रक्षाबंधन और गुरु नानक का जन्मदिन मनाया जाता है। यानी आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। 23 वाले का बताइए, सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ने का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। सामुदायिक जो संसाधन है ये ईवीएस पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साधन माना गया है। तो ये आपको बताना है क्यों, क्योंकि यह सस्ता है, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, यह अनुभवों से सीखने में का अवसर देता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यह आसानी से उपलब्ध नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 में क्या कहा गया, कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। यानी इन जो कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं वो ईवीएस के विद्यार्थी हैं दोस्तों। अब ये अनुमान लगाते हैं कि छोटे से डिब्बे को अगर हम भरेंगे वो भी चने के दानों से, तो कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं। तो ये आपका वर्गीकरण होगा नहीं, ना ही संप्रेषण होगा, प्रयोग तो ये कर ही नहीं रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग कितने चनों की आवश्यकता होगी दोस्तों। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 का मुझे राइट आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा भाई बहन कमेंट करके मुझे बताइएगा जब तक मैं आपका क्वेश्चन जो है रीड कर रहा हूं दोस्तों। 25 का मुझे राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। बताइएगा कि 25 वाले का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। मैं आपको पढ़ के बता दूं इसमें कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस बढ़ाने नहीं होगा, यहाँ पढ़ाने होगा। पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि, यानी प्राथमिक जो कक्षा होती है प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को ईवीएस पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। अभी ऐसे कौशल अर्जित करें जिससे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें। प्राथमिक स्तर का बच्चा क्या पर्यावरण को बचाएगा, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी प्रत्यय अर्जित करना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है, ये वाला ऑप्शन जो वो करेक्ट हो जाएगा। यानी स्कूल का जो ज्ञान है उसको बाह्य ज्ञान से जोड़ना, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। परंपरागत विषयों, ये कोई इसका मतलब नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो है दोस्तों स्कूल के ज्ञान को बाहर ज्ञान से जोड़ने की बात कही गई है दोस्तों। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा, बताइएगा। यानी इनमें से कौन सा जो उपयोग है वो ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों को प्रमाणिक सीखने की क्षमता है, यानी बच्चों ने कितना सीखा है और शिक्षक को आकलन करना है। तो उनको कैसे पता चलेगा, तो वो क्या करेंगे, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों का आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वो क्या करेंगे। क्या टेस्ट लेंगे, बताइएगा। राइट आंसर मुझे बताइएगा इसका क्या होगा। 26 वाले का राइट आंसर मुझे बताइएगा क्या होगा। क्या होगा, तिमाही टेस्ट लेंगे, दत्त कार्य की नोटबुक, पोर्टफोलियो या कक्षा में व्यवहार। देखिए अगर पोर्टफोलियो अगर इसमें नहीं होता
तो आपका क्या हो जाता, ये वाला तिमाही टेस्ट हो जाता। बट दत्त कार्य की बात हो रही है, तो दत्त कार्य का मतलब गृह कार्य, ये गृह कार्य नहीं देना है बच्चों को, तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और कक्षा में व्यवहार गलत हो जाएगा। पोर्टफोलियो जो है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जितने भी मेरे भाई बहन चैनल को अभी अभी विजिट करें किया है वो सभी शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सभी अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सब में एक बार शेयर जरूर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम चीजें कैसे बनाते हैं, बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्वतंत्र स्रोत सबसे अधिक उपयोग है, बताइएगा। हमें कोई भी एक ऐसी कोई भी चीज बनानी है, उसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त तो कौन सी युक्ति होगी और उसका स्रोत क्या होगा सबसे अधिक, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका 27 वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ऐसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना तो पॉजिटिव वर्ड है, और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना, ये भी ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों द्वारा लोगों के सिर पर धारण होने वाले पहनावों पर चर्चा करना जरूरी नहीं है। संदर्भ पुस्तकों, आप प्राथमिक स्तर पर संदर्भ की तो बात ही नहीं होगी। विभिन्न प्रकार के औजारों एवं आकृति विद्यार्थियों के साथ साझा करना, ये भी नहीं होगा। जो आपका राइट ऑप्शन होगा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्षेत्र भ्रमण की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 का मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। 28 का 28 का मुझे राइट आंसर बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिएगा मैं आपको बताऊं, सलीम प्राथमिक, इसमें आपसे कहा गया जो सलीम है वो सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जन्म से पढ़ाने के लिए भ्रमण कराना चाहता है। जन्म नहीं होगा यहाँ, पहली बात तो ये क्या होगा दोस्तों, जल होगा। ठीक है, क्या होगा, जल होगा। जल को पढ़ाने के लिए क्षेत्र का भ्रमण करना चाहता है, वह कौन सी जगह ले जाना वो उचित समझेगा, बताइएगा। भ्रमण कराएगा जल को पढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बताओ जल संचय यंत्र, ये तो दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि ये जल से संबंधित है। जोहाड़, जोहाड़ भी क्या है, जल से संबंधित है। प्राचीन जो लोग थे वो जोहाड़ द्वारा जल प्राप्त करते थे। बावड़ी, बावड़ी में क्या था, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनी होती हैं, उसमें क्या है, लोग जो प्राचीन काल के लोग थे वो नहाते थे। लेकिन खेजड़ी की बात यहाँ रॉन्ग हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी और सी भी सही है। तो पहला दूसरा तीसरा यानी आपका ऑप्शन जो आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारत में सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं भारत में सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिनमें से पहला जो सांप का नाम है वो क्या है, नाग। दूसरे का है अफाई, तीसरे का है दुबोइया, और एक जो आपका आखिरी है उसका मुझे नाम आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, रहने दीजिए मैं ही बता दे रहा हूं, क्या है, करैत। क्या है, करैत। नाग, अफाई, दुबोइया, करैत, ये 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कि भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। और इस प्रश्न को करने से पहले जितने भी मेरे भाई बहन लाइव हैं वो सभी एक बार शेयर जरूर करें। वह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, और 17 घंटे तक पेड़ से उल्टा लटक के सोता है, वो कौन है, वो आपको बताना है। क्या बाघ है, हाथी है, चील है या स्लॉथ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लॉथ हो जाएगा दोस्तों। वही बात करते हैं चील की दोस्तों। ये सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाती है चील। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल से संबंधित है। अभी आपको 4 प्रकार के रोग दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जल से संबंधित रोग है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या कसरा है, हैजा है, डायरिया है या पीलिया है, बताइएगा इनमें से कौन सा जल से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं हैजा, डायरिया और पीलिया ये सभी जो है ये जल से संबंधित रोग हैं दोस्तों, जबकि जो कसरा है ये एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा, यही वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट जिसमें है ये गलत हो जाएगा, सभी होगा नहीं, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा जो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। जल की नमी यानी आर्द्रता को
किसके द्वारा मापा जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है या नमी, बताइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बैरोमीटर। क्या बैरोमीटर है, क्या हाइग्रोमीटर है, क्या फेदोमीटर है, या आपका करकेली स्केल है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। हाइड्रो की जगह कभी कभी हाइग्रो भी आ जाता है, तो दोनों ही बात एक ही है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों बैरोमीटर। बैरोमीटर से दोस्तों वायु दाब नापते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये वायु दाब नापता है। जबकि हाइड्रोमीटर यानी हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं, और आर्द्रता क्या है दोस्तों? नमी है दोस्तों। फेदोमीटर से दोस्तों समुद्र की गहराई नापते हैं, समुद्र की गहराई गहराई मापते हैं दोस्तों। जबकि बात करते हैं दोस्तों करकेली स्केल से, इससे हम क्या मापते हैं दोस्तों? भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता तीव्रता नापते हैं दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो बी वाला है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? अब जल में कौन कौन से घुलते हैं, तो आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी है। गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। अब आप देखिएगा कि भा से क्या बना लो बी, और सी से क्या बना लो सा से सी, तो बी सी कहां गए? पानी में। तो भैंस कहां जाती है नहाने के लिए? पानी में। तो गई भैंस पानी में। तो जल में घुलनशील के कौन कौन से विटामिन है दोस्तों? बी और सी। इसमें ए दिया है, ये होगा नहीं, के डी होगा नहीं, और के ए होगा नहीं। कौन सा हो जाएगा? जो सी है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। और वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, के ई डी ए, कीड़ा, ये क्या है? वसा में घुलनशील है। और जबकि बी सी क्या है? आपके जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। बताइएगा प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बताइएगा इनमें से कौन सी बायोडीजल की फसल है? क्या कपास है, जेट्रोफा है, गन्ना है, या आलू है? तो बताइएगा इनमें से कौन सी आपकी बायोडीजल की फसल है? तो जेट्रोफा जो है वो बायोडीजल की फसल है दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर दीजिएगा, क्या आएगा दोस्तों? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण की अध्ययन की विषय वस्तु है? विषय वस्तु का मतलब क्या होता है दोस्तों? थीम होती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी थीम है। देखिए सौरमंडल कोई थीम है नहीं है, ना ही मौसम है, ना ही ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? भोजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो थीम है वो आपकी कितनी है दोस्तों? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपकी थीम टोटल कितनी है। कमेंट करके मुझे इसका आंसर दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों क्या होगा? पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर पे अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि यानी कोई आप चावल बना लेते हो घर पर पका के खाने के लिए, और जो बचते हैं उनको फ्रिज में रख देते हैं और वो लंबे समय तक चलते हैं, 1 2 2 3 तक आप खा सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। तो रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं, रेफ्रिजरेटर में कोई रसायन नहीं होते, तो ये तो गलत हो जाएगा। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ये तो बात सही है। क्या है? ये वाली बात सही है। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। बताओ, नष्ट नहीं होते, निष्क्रिय हो जाते हैं, वो क्रिया नहीं कर पाते। कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। बताइएगा खाद्य संरक्षण के लिए यानी खाने पीने की जो चीजें उन्हें संरक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आप आलू को सुरक्षित यानी संरक्षित कैसे रख सकते हो कि आलू के आप चिप्स बना लो, पापड़ बना लो, सुरक्षित रहेंगे लंबे समय तक। सेब से जैम बना लो, सुरक्षित रहेगा। कच्चे आम से क्या बना लो? अचार बना लो, ये भी सुरक्षित रहेगा। पर दूध से आप पनीर बनाओगे तो वो 4 5 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है वो जोड़ा जो है वो ठीक नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 8th वाले का आप मुझे कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई है, बच्चों के द्वारा सब्जी इकट्ठी गई है, निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं।
अब आपको बताना है बीज किसके भीतर होता है। तो पहली बात, आलू के भीतर होता नहीं है, टमाटर के अंदर बीज होता है, नाशपाती के अंदर भी होता है, चीकू के भी अंदर होता है, भिंडी के भी अंदर होता है, करेले के भी अंदर होता है, बट प्याज के अंदर नहीं होता। और खीरा के अंदर भी बीज होता है, आप लोगों ने खाया होगा। तो आपको बताना है इनमें से किसके अंदर जो है वो बीज है। तो देखिएगा नाशपाती और चीकू, और भी तो है, टमाटर, भिंडी, खीरा, चीकू, जरूर ये वाला जो होगा वो करेक्ट होगा। देखो टमाटर के भी अंदर सभी आ रहे हैं, इसमें चीकू, भिंडी, करेला और खीरा सभी आ रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। 9 का आप मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। रीना को आम पसंद करती है, यानी रीमा जो है आम को बहुत पसंद करती है, और उन्हें उन्हें खाने के लिए, जाना लिख गया है यहाँ, क्या होगा, खाने के लिए, खाने के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ये आपको बताना है। कि भाई आम को वह अच्छा लगता है उसे, तो वो लंबे समय तक खाना चाहती है, तो वो ऐसा क्या करेगी जिससे वो आम क्या है, खराब ना हो। रेफ्रिजरेटर से वंचित, यानी रेफ्रिजरेटर से अलग हटाकर रख देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। प्लास्टिक की थैली में रखेंगे, खराब हो जाएगा। जूस तैयार करने और वायु रोधी डब्बे में संचित करना, ये भी नहीं है। लेकिन अगर आम का आप अचार बना लोगे और आम का पापड़ बना लोगे, तो वो लंबे समय तक चलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को आपको चुनना है उस समूह को चुनना है जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। अब बताओ, आप खाना पकाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, तो ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि सबसे पहले आप क्या करते हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बताइएगा। खाना पकाने में देखिए, हम खाना सेक कर खाते हैं, उबाल कर खाते हैं, बेल कर खाते हैं। खाना तो बेल कर खाते ही नहीं है, तो यहां बेल कर के ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उबाल कर, ये भी गलत हो जाएगा। क्या सेक कर खाते हैं, तल कर खाते हैं और भून कर खाते हैं। सेक कर जैसे हमने रोटी को सेका और खाया, तल कर जैसे कि हमने कचौड़ी है, इनको क्या है, तल के खाया, पकौड़े हैं तल के खाया, भून कर जैसे हमने चने भून कर खाए। तो ये क्या है, जो खाने के पकाने के तरीके हैं, ये आपसे पूछा है, बनाने के तरीके नहीं पूछा, सिर्फ पकाने के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्र व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है, यानी अच्छी तरीके से किससे जानकारी दी जाएगी। तो क्या लिखना है, देखिएगा इसमें पहला ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों सांस्कृतिक के वजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करना, ठीक है। और उसकी व्याख्या, देखिए व्याख्या शब्द जो होता है दोस्तों नेगेटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कुछ कॉमन वर्ड होते हैं, जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं, किसी बाहरी भोजन को पकाने वाली व्यवसाय एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों एवं संस्कृतियों की भोजन का प्रदर्शन करना। क्या ये वाला राइट होगा, आप बोलोगे ये भी नहीं होगा। इसमें भी व्याख्या दिया गया है, ये भी नहीं होगा। ये वाला हो जाएगा, विभिन्न क्षेत्रों सांस्कृतिक विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन की मांग कर प्रदर्शन करना और सहपाठियों से सूचना का आदान प्रदान करना, आपस में पूछताछ करना कि आपके घर के बारे में नॉलेज लेना कि आपके घर में भोजन में क्या क्या बनाया है, क्या क्या आपने खाया है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। 12 का राइट आंसर बताइएगा। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारा सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्रा कहाँ का हो सकता है, बताइएगा कहाँ की हो सकती है छात्रा, बताइएगा कमेंट करके। सबसे पहले बताइए लिंग हु फेन क्या है, ये एक डिश है जो कि हांगकांग में खाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, जो सांप है दोस्तों, भारत में सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक आपका करैत होता है, फाई होता है, दुबोइया होता है और नाग होता है। एक बात और दोस्तों कि सांप अगर किसी को काट खा जाए
तो सांप के काटने की जो दवा होती है वो सांप के ही जहर से बनाई जाती है, जिसको सीरम कहते हैं दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। बताइएगा निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। अब आपको भोजन बनाने का तरीका आपको बताना है कि कौन सा सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा इनमें से सब्जियों को काटना, तब उन्हें चलते पानी में धोना। सब्जी को काटने के बाद धोएंगे या काटने से पहले धोएंगे? देखते हैं। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले कुछ समय के लिए धूप में रखना, ये तो सरासर गलत, एकदम बिल्कुल गलत है। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलकर, पहले काटेंगे ही तो सही जब ही तो तलेंगे। सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना फिर काटना, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले आप सब्जी लेके आते हो मार्केट से, फिर उन्हें धोते हो, तब जाकर के उनको काटते हो, फिर दोबारा धोकर तब जाकर के हम सब्जी बनाते हैं दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बताइएगा प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या निम्नलिखित में से किस बीमारियां, क्रमशः इनमें से किसको कौन सी बीमारी है, ये आपको बताना है। अब आपको बताना है, लौह तत्व की बात हो रही है, तो लौह तत्व का मतलब क्या है? उसमें एनीमिया की कमी तो होगी। तो ये तो बात निश्चित होगी कि उसमें क्या है? एनीमिया की कमी है दोस्तों, ठीक है। और जो कटलेट खाएगी, समोसे खाएगी और डबल रोटी खाएगी तो वो मोटी हो जाएगी। और जिसमें क्या हो जाएगा, और दिव्या को क्या हो जाएगा, वो लौह तत्व का भोजन नहीं लेती तो उसको एनीमिया बीमारी हो जाएगी। तो रतौंधी तो होगा नहीं, ना ही स्कर्वी होगा। तो क्या हो जाएगा? सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी मीरा है उसको मोटापा हो जाएगा, क्योंकि उसे डबल रोटियां समोसे खाना बहुत पसंद है, जबकि लौह तत्व की कमी होने के कारण दिव्या को क्या है? एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो सभी भाई बहन एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। तो बाघ दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को जो है वो बाघ दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को आपका विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि 22 सितंबर को दोस्तों विश्व गेंडा दिवस मनाते हैं। विश्व गेंडा दिवस मनाते हैं दोस्तों 22 सितंबर को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होने चाहिए दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 का मुझे बताइएगा, गोलकुंडा जो किला है ये किसने बनवाया था? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गोलकुंडा का जो किला है ये किसने बनवाया था। बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गोलकुंडा का जो किला है ये किसने बनवाया था। तो बात करते हैं दोस्तों गोलकुंडा किला की, कि गोलकुंडा जो किला है वो दक्षिणी भारत के राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। कहां स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और ये किसकी राजधानी है दोस्तों? तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों, ठीक है। और ये किसने बनवाया था? ये भी आपको पता होना चाहिए, काकतीय राजवंश के शासक ने बनवाया था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, 17 वाला। तो आप मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको समझना है, मैचिंग करनी है। मनाली में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं? राजस्थान में किस प्रकार के पाए जाते हैं? असम और लद्दाख में भी किस प्रकार के पाए जाते हैं? उसी हिसाब से आपको मैचिंग करनी है दोस्तों। मनाली का पहले वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, क्योंकि मनाली में पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छत वाले घर पाए जाते हैं। तो पहले का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। राजस्थान में कैसे घर पाए जाते हैं? राजस्थान में मिट्टी के घर पाए जाते हैं। मिट्टी के घर जिनकी जो छत होंगी वो कटीली झाड़ियों की बनी हुई होती है। असम की बात करते हैं दोस्तों, तो बांस के खंभों पर बनी होती है और 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बांस के खंभों पर बने होते हैं घर। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर। लद्दाख की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और जो छतें होंगी वो लकड़ी की ही बनी होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि हाउस बोट जो है
वो कहाँ का घर है, ये आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाउस बोट जो है ये कहाँ का घर है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 का बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। कैक्टस कांटों के बीच अपना क्या है, घोंसला बनाता है, और उस पक्षी का नाम क्या है, आपका फाख्ता पक्षी है, यानी जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की की भांति, ये बातें नहीं होगा, क्या होगा, भांति, मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता, यानी एक साथ नहीं चलेगा। तो देखिए इनमें से आपको बताना है, देखिए जो ततैया होती है, जो बर्र होती है, और चींटी होती है, दीमक होती है, मकड़ी होती है, तो बताइएगा कि इनका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ततैया जो होती है वो एक के पीछे एक चलती रहती है, चींटी भी एक के पीछे एक चलती रहती है, और दीमक तो आपको पता ही है कि एक के पीछे एक चलती रहती है। लेकिन मकड़ी जो है वो जाल बनाती है, अब जरूरी नहीं है कि वो एक के पीछे एक जाली बनाती है, आगे पीछे भी बनाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा कि एक साथ कॉलोनी या बस्ती नहीं बनाती, और वो कौन है, मकड़ी है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बताइएगा प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, और इसको भी समझने से पहले आपको यह समझना है कि निम्नलिखित में से 3 राज्यों के समूह को चुनना है जिनके तट जो है वो अरब सागर पर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बताइएगा, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बंगाल की खाड़ी का बताया था दोस्तों, इधर बंगाल की खाड़ी होती है, ये भी मैं आपको बता दूं, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या होता है दोस्तों, अरब सागर होता है, अरब सागर है दोस्तों। तो अब आपको यह बताना है कि अरब सागर की तरफ कौन कौन से हैं। तो पहली क्या है, गुजरात है, फिर क्या है, महाराष्ट्र है, और कर्नाटक है, और केरल है। तो 4 जो है अरब सागर के तटीय राज्य हैं दोस्तों। जबकि बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की, तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और पश्चिम बंगाल है। 4 ही इधर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 4 इधर है और 4 इधर है, 4 इधर नहीं है, इधर 5 है, एक ये आपका गोवा भी है, कौन है दोस्तों, गोवा भी है दोस्तों। तो इधर कितने हैं दोस्तों, 4 ना होकर के कौन कितने हैं दोस्तों, 5 हैं दोस्तों। तो अरब सागर में 5 हैं दोस्तों, जबकि बंगाल की खाड़ी में कितने हैं, 4 हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 20 वाले प्रश्न की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है कि अरब सागर पर कौन कौन से स्थित है। तो देखो आंध्र प्रदेश है नहीं है, ना ही आंध्र प्रदेश, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक है, केरल है, गुजरात है। दूसरा होता तो क्या हो जाता, महाराष्ट्र हो जाता, महाराष्ट्र हो जाता, एक और क्या हो जाता, गोवा। तो क्या है, जो अरब सागर की बात करते हैं तो 5 राज्य स्थित हैं दोस्तों, जिनके नाम क्या है, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। 21 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ग्रामीण क्षेत्र के मकान के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं दोस्तों। एक गांव के मकान के नीचे लक्षण दिए गए हैं, वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है लक्षण वो सही होगा, बताइएगा। अब इसके बारे में कहा गया है, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से मकान लकड़ी के ही बने होते हैं, मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। ठीक है, ऊंचाई पर बने होते हैं, मकान की छतें जो होती हैं वो ढालूनुमा होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही आपसे कहा गया 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई और बांस के खंभों, ये क्या हो जाएगा, बांस के खंभों पर बनी होती है। मैं ये बस लिख गया है, क्या है, बांस के खंभों पर बनी होती है दोस्तों। तो आपने तुरंत समझ लिया कि बांस के खंभों की बात हो रही है, असम, तुरंत आपने लगा दिया, असम हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, जो गिर आपका पक्षी बिहार है, ये कहाँ है, आपका गुजरात में है दोस्तों। महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, तो एक चित्रकारी है जिसका नाम क्या है, बर्ली, वो आपकी कहाँ होती है दोस्तों, ये आपकी महाराष्ट्र में होती है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। 22 का बताइएगा, निम्नलिखित में का अध्ययन करना है। बताइए, कौवा एक पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहां तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ साथ इसके अंडों को भी सेता है। तो बताइए वो कौन है, वो कौन है दोस्तों, कोयल है दोस्तों। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। जो उल्लू होता है दोस्तों, वो अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की।
बताइएगा। एस्किमो जो जनजाति होती है वो अपने जो घर होते हैं वो इग्लू का जो निर्माण करते हैं वो बर्फ से करते हैं, तो इसका क्या कारण है, क्यों करते हैं, तो बताइएगा इसका क्या कारण है। तो मैं आपको बता दूं, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर आने नहीं देती, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठंडी हवा तो आएगी आएगी। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। जब बर्फ का घर बन जाएगा तो आप उसके अंदर रहोगे तो अंदर भी क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, और वो उस हीट को बाहर जाने नहीं देगी। तो ये वाली बात तो सही है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बर्फ मुफ्त में मिलती है, ऐसा नहीं है, ध्रुवीय क्षेत्र केवल बर्फ में ही उपलब्ध है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो बी है दोस्तों वो करेक्ट होगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। बताइएगा, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वह पक्षी हो सकता है, और वो पक्षी कौन है, पेड़ की ऊंची डाल पर हमेशा कौवा घोंसला बनाता है, किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर कौवा घोंसला बनाता है, और एक क्षेत्र होगा और सबसे उस क्षेत्र में जो सबसे ऊंचा पेड़ होगा उसकी सबसे ऊंची डाली पर चील अपना घोंसला बनाती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 बताइएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्यों लीपा जाता है, इसका कारण क्या है। कीटों को दूर भगाने के लिए, चिकना चिकना होगा, चिकन नहीं होगा, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो क्या है, वो कीटों को दूर भगाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 का मुझे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने के काम नहीं आती है। आपको नेगेटिव वाला चाहिए, तो देखिए सीमेंट तो घर बनाने के काम आता है, लोहा भी आता है, पत्थर भी आता है, 2 बार लिख गया है, पत्थर भी आता है, लेकिन स्कूटर काम नहीं आता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। बंदर, शेर तथा चूहा, इनके घर क्रमशः है, बताइएगा। तो बंदर अपना जो घर है उसका, बंदर का घर कहां है, देखो बिल होगा नहीं, गुफा होगी नहीं, घोंसला होगा नहीं। तो बंदर का घर क्या होता है दोस्तों, पेड़ होता है। शेर का क्या होता है, गुफा होती है। और जबकि चूहे का क्या होता है, बिल होता है। तो इस किस में दिया है, जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता। अब ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा जो है इनमें से राइट होगा। ऐसा कौन सा पक्षी है जो स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता। कौवा है, कोयल है, गौरैया है, या कोयल है। नीड़ का दोस्तों मतलब क्या होता है, घोंसला होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, घोंसला होता है। और घोंसले का निर्माण कौन नहीं करता, वो कोयल नहीं करती। तो नीड़ भी लिखा आ जाए और घोंसला भी लिखा आ जाए तो दोनों ही बात एक ही होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है, अभी अभी मैंने आपको बताया। प्रश्न नंबर 29, हाइड्रोफोबिया रोग होने पर किस चीज से डर लगता है। अब हाइड्रोफोबिया जो हो जाता है दोस्तों, ये किस चीज से डर नहीं लगता, ये आपको बताना है। क्या सांप से नहीं लगता, गलत, कुत्ते से नहीं लगता, पानी से डर लगता है दोस्तों। ठीक है, हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है तो पानी में से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। निम्नलिखित में से वह कौन सा पक्षी है जो खंडरों या पुराने मकानों में अपना घोंसला बनाता है। खंडरों और पुराने मकानों में अपना घोंसला बनाता है, वो आपको बताना है। बताइएगा वो कौन है, कबूतर हो जाएगा दोस्तों। कौवा जो होता है वो किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बना देता है, और चील जो होती है वो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाती है। जबकि उल्लू जो होता है वो पेड़ के अंदर छेद करके अपना घोंसला बनाता है, और उल्लू जो है अपनी जो गर्दन है वो 270 डिग्री तक घुमा लेता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों सभी भाई बहन शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।